हेलो लर्नर्स, हम 11th हिस्ट्री का 5th चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नोमैडिक एम्पायर। ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। 2 पार्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे मंगोल के जो नोमैड ट्राइब्स हैं वो अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर रहे थे। सेकेंड पार्ट में हमने जो उनके लीडर थे चंगेज़ खान, उनके लाइफ के बारे में पढ़ा था टिल बर्थ टू डेथ। आज हम पढ़ेंगे मंगोल आफ्टर चंगेज़ खान। चलिए सबसे पहले उसकी फैमिली ट्री को देख लेते हैं कि उसके बेटे कौन कौन थे, उसके बाद उसके डिसेंडेंट कौन कौन हुए। ठीक है, ये है चंगेज़ खान, गेंगिस खान। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे थे जोची, फिर चगताई, ओगदोई एंड तोलोई। ये 4 उनके बेटे थे। अब जोची के 2 बेटे थे, बाटू और बारके। बाटू एक बहुत ही पावरफुल एम्परर थे ना। नेक्स्ट चगताई के कोई पावरफुल डिसेंडेंट नहीं हुए, तो इसीलिए उनको यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन इज ओगोदई। ओगोदई का एक ही बेटा था, गोयक। नेक्स्ट तोलोई। तोलोई के 4 बेटे थे, मोंके, कुबलाई, हलाकू और आरिक बोके। ठीक है, ये उनकी फैमिली ट्री थी, यानी कि ये जो है चंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे जिन्होंने उनके बाद उनकी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड भी किया और वहाँ पर शासन भी किया, अपना एम्पायर भी किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। द मंगोल आफ्टर गेंगिस खान। मंगोलों की हिस्ट्री आफ्टर गेंगिस खान। मंगोल गेंगिस खान की डेथ के बाद हम मंगोलों को 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ है 1232 से 1242 तक का था, जिसमें उन्होंने रूस के स्टेपीज, बुल्गार, कीव, पोलैंड और हंगरी को जीत लिया था। सेकेंड जो फेज़ था वो था 1255 टू 1300, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे चाइना, ईरान, इराक और सीरिया को जीत लिया था। इसके बाद इन अभियानों के पश्चात इनकी जो सीमाएं थी उनमें जो है स्टेबिलिटी आ गई थी, यानी कि मोस्टली इनके जो पूरे के पूरे मिलिट्री कैंपेन थे वो 1300 तक पूरे हो चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किए, लेकिन वो ज़्यादा इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अगर हम 1203 के बाद के उनके मिलिट्री कैंपेन को देखें तो वो ज़्यादा रिवर्सल नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तक उनके मिलिट्री कैंपेन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हो रही थी। वो हर जगह विक्ट्री को गेन कर रहे थे। लेकिन 1216 के बाद उनकी हार होती चली गई थी कई जगहों पर। इसके 2 रीज़न थे। जो सबसे पहला जो रीज़न था वो तो ये था कि मंगोल फैमिली में उत्तराधिकार को लेकर आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी। इसके जो पहले 2 बेटे थे जोची और ओगदोई, उसके उत्तराधिकारी चंगेज़ खान के राज्य पर नियंत्रण करना चाहते थे, महान खान के राज्य पर नियंत्रण करना चाहते थे, यानी कि ओगदेई के राज्य पर नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अब यूरोप की तरफ अपने मिलिट्री कैंपेन को बंद कर दिया था और वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी टेरिटरीज अब एक्सपेंड होना बंद हो गई थी। सेकेंड जो रीज़न था वो ये था कि जब चंगेज़ खान के वंश तोलुयद के उत्तराधिकारियों ने चोजी और ओगदोई वंशों को कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि आपस में ये लोग लड़ रहे थे। जो इसका 4th सन था तोलोई, उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने जोची और ओगदोई वंशों को कमज़ोर कर दिया था, और इसकी वजह से जो मोंके था, जो उनके सबसे छोटे बेटे का बेटा था, मोंके ने चाइना में तो अपनी पूरी की पूरी सेना को भेज दिया था। चाइना को तो वो जीतना ही चाहता था। उसकी चंगेज़ खान की भी यही इच्छा थी कि वो पूरे चाइना पर अपना अधिकार करे, तो मोंके भी इसी तरह चाइना पर अपना अधिकार करना चाहता था। उसने अपनी पूरी सेना को चाइना में भेज दिया और उधर से उनके तरफ ईस्ट की साइड से उनके ऊपर इजिप्ट लोगों ने हमला कर दिया था, और वहाँ पर उनके पास बहुत ही छोटी सेना रह गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से हार गए थे। इजिप्टियन मिलिट्री से वो लोग हार गए थे। इसकी वजह से और इन 2 रीजंस की वजह से उनकी जो टेरिटरी थी वो अब कमज़ोर होती चली गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये लोग कमज़ोर होते चले गए थे। हालांकि इनकी टेरिटरीज बढ़ भी रही थी, पूरे चाइना को इन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया था, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे रीज़न से जिनकी वजह से इनकी जो प्रोग्रेस थी वो बंद होती चली गई थी। उनकी सक्सेस में जो है कहीं ना कहीं रुकावटें आती चली गई थी। अब है सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इनकी सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती थी? मंगोलों में चंगेज़ खान के टाइम से ही क्या होता था कि जितने भी एडल्ट होते थे, जो शरीर से बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त होते थे, शक्तिशाली होते थे, उन सब के लिए ये कंपल्सरी था कि वो सेना में काम करेंगे ही करेंगे।
ओके, इसकी वजह से उनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। अब चंगेज़ खान ने सबसे पहले क्या किया था कि मंगोल में जितने भी ट्राइब्स थे उन सबको जीत लिया था। अब जीतने के बाद जितने ट्राइब्स उसने जीते, उन जीते हुए लोगों को भी उसने अपनी सेना में शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी सेना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन जीते हुए लोगों में बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थे जो अपनी मर्जी से भी उसकी सेना में आ गए थे। कुछ को उसने बाय फोर्स शामिल किया था और कुछ अपनी मर्जी से उसकी सेना में आ गए थे, जैसे कि तुर्की मूल के जो उइगुर क्लैन के लोग थे वो उसकी सेना में अपनी मर्जी से शामिल हो गए थे। और कैराइट्स जो कि उनके दुश्मन थे, जिन्होंने उसके फादर को मार दिया था, कैराइट्स भी जो है, कैराइट्स क्लैन के लोग भी अपनी मर्जी से उसकी सेना में शामिल हो गए थे। पुरानी दुश्मनी को भूलकर चंगेज़ खान ने उनको जो है अपनी सेना में शामिल कर लिया था। ठीक है, अब चंगेज़ खान ने जब अपनी सेना को एक्सपेंड किया, उस टाइम पर स्टेपीज़ की एक पुरानी रूल चला आ रहा था सेना को लेकर कि वो जो है डेसिमल सिस्टम से होती थी। डेसिमल सिस्टम में क्या होता था, सेना को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। कुछ सेना के पार्ट होते थे जिसके अंदर सिर्फ 10 सैनिक होते थे, यानी कि सेना की छोटी टुकड़ी से लेकर बड़ी टुकड़ी तक होती थी। सबसे छोटी टुकड़ी में 10 सैनिक होते थे, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 10,000। सबसे बड़ी जो सेना की टुकड़ी होती थी उसके अंदर उसके 10,000 सोल्जर्स हुआ करते थे। ये हुआ करती थी डेसिमल सिस्टम, जो स्टेपीज़ में पुराने टाइम से ही चला आ रहा था। लेकिन चंगेज़ खान ने इस डेसिमल सिस्टम को ख़त्म कर दिया था और नए तरीके से उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया था। ओके, अब जो मंगोल में छोटे छोटे जो ट्राइब्स थे, जो छोटे छोटे ट्राइब्स क्लैंस थे, उन सबको उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और सबको अपने अंडर करके पूरा एक ही उसने ट्राइब बना लिया था, मंगोल एम्पायर उसने बना लिया था। जो लोग उसके अंडर नहीं आते थे उनको बहुत ही ज़्यादा पनिश किया जाता था। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि निशापुर के लोगों ने बगावत की थी तो कैसे उनको मार दिया गया था, कि निशापुर के लोगों ने वहाँ के उसके एक राजकुमार को मार दिया था। उसके बाद उसने पूरे निशापुर को जलाकर राख कर दिया था। तो जो उसकी सेना में शामिल नहीं होता था या फिर जो उसका प्रोटेस्ट करता था उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो छोटे कबीले थे, छोटे ट्राइब्स थे, ये सभी के सभी लोग उसकी सेना में शामिल हो रहे थे और उसकी सेना बहुत बड़ी सेना बन गई थी। द न्यू मिलिट्री कॉन्टिंग्स वर रिक्वायर्ड टू सेव अंडर हिज 4 सन्स। जो नई मिलिट्री की टुकड़ियाँ उसने बनाई वो उसने उसके 4 बेटों को दे दी गई थी और इन नई टुकड़ियों को कहा जाता था नोयान। क्या कहा जाता था? नोयान। जो नई उसने सैनिकों की टुकड़ियाँ बनाई इस डेसिमल सिस्टम को ख़त्म करने के बाद, ये एक एक सैनिकों की टुकड़ी उसने अपने 4 बेटों को दे दी थी और इन्हीं को कहा जाता था नोयान। ओके, इसमें इन नोयान में, इन सैनिक टुकड़ियों में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने चंगेज़ खान के साथ पूरे उम्र भर लॉयल्टी से वर्क किया। चंगेज़ खान उन्हें अपना ब्रदर कह के पुकारता था, जिसको उनकी भाषा में कहा जाता था आंडा, यानी कि वो उन्हें कहता था कि तुम मेरे ब्लड ब्रदर्स हो, रियल ब्रदर्स हो। ओके, तो उन्हें आंडा कहा जाता था, जो इसके लॉयल पर्सन होते थे, जिनके ऊपर चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। इसके बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जो आंडा में तो शामिल नहीं थे, यानी कि जिनको वो अपना रियल ब्रदर नहीं मानता था, बट उनको नौकर का पद दिया गया था, उनको नौकर का टाइटल दिया गया था। और ये भी वो लोग थे जो अपने स्वामी के साथ अपना बहुत ही गहरा रिलेशन रखना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, यानी कि ये हमेशा ये दिखाना चाहते थे कि वो अपने मास्टर के प्रति कितने ज़्यादा लॉयल हैं। ओके, अब धीरे धीरे जो है इस तरह से चंगेज़ खान की जो सेना थी वो बढ़ती चली गई। उसने क्या किया था, जो नई जीती हुई उसकी लैंड थी, नई जितनी भी लैंड्स को वो जीतता था, उसने उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 4 बेटों को दे दी थी। उसने इसके लिए एक सिस्टम बनाया था जिसको उलूस कहा जाता था। उलूस का मीनिंग होता है
निश्चित भूभाग न होना, यानी कि ऐसी टेरिटरी जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसका एक ऐसा एरिया जिसकी कोई टेरिटरी नहीं होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसको उलूस कहा जाता है। कि भाई या अभी तक तो यहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य है, तुम अपने मिलिट्री कैंपेन करके उसको और ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है, उसको उलूस कहा जाता था। अब उसने चारों अपने बेटों को वो उलूस कुछ एरियाज दे दिए गए थे। कैसे कैसे दिए गए थे? जो उसका सबसे बड़ा बेटा था जोची, उसने रूस के स्टेपीज उसको दिए थे। जोची को रूस के स्टेपीज मिले थे। उसके बाद उसका जो दूसरा बेटा था चगताई, उसको तुरान के स्टेपीज मिले थे और पामीर की पहाड़ियाँ भी उसी को दी गई थी। जो उसका थर्ड बेटा था ओगोदेई, वो सबसे पावरफुल था चारों बेटों में से, और उसी को चंगेज़ खान ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था और उसको महान खान की उपाधि दी थी। जैसे जो टाइटल चंगेज़ खान को मिला था महान खान का, वैसे ही ओगोदोई को भी वो महान खान का टाइटल उसने दे दिया था। उसके बाद उसका जो और इसे काराकोरम दिया गया था, जो कि मंगोलिया की क्या थी, कैपिटल थी। और उसका जो सबसे छोटा बेटा था तोलोय, उसको मंगोलिया दे दिया गया था, ठीक है। अब चंगेज़ खान ये सोचता था कि उसके चारों के चार बेटे मिलकर एक साम्राज्य का, इस पूरे साम्राज्य पर शासन करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, इसलिए उसने अलग अलग बेटों को अलग अलग सेनाएं दे दी थी, और जिनको क्या तामा कहा जाता था, ठीक है, ओके। अब कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कैसे जो है मिलिट्री कैंपेन किए जाएंगे, लूट के माल का बंटवारा कैसे होगा, जो चरागाह भूमि है कितनी चरागाह भूमि रखी जाएगी, कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इन सब के फैसले अभी भी किरिल ताई में ही होते थे। किरिल ताई कौन थे? जिन्होंने तैमोजिन को चंगेज़ खान का टाइटल दिया था, वही थे ये कुरुल ताई। अभी भी कुरुल ताई में ही ये फैसले किए जाते थे। सारे के सारे बड़े फैसले जो भी इनसे रिलेटेड होते थे, वो सारे के सारे अभी भी कहाँ किए जाते थे? कुरिल ताई में ही किए जाते थे। चंगेज़ खान ने एक बहुत ही अच्छे कॉरियर सिस्टम को डेवलप किया था। कॉरियर सिस्टम यानी कि मैसेज पहुँचाने वाला जो सिस्टम था, उसने बहुत ही अच्छे कॉरियर सिस्टम को डेवलप किया था। इस सिस्टम में क्या होता था कि एक बहुत अच्छे घोड़े सिस्टम के लिए रखे जाते थे। उन घोड़ों के घुड़सवार जो होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी जो है मैसेज को पहुंचा देता था, जिसकी वजह से जो दूर प्लेसेस पर उसके राजकुमार होते थे, उसके जो प्रिंस होते थे, उनसे वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता था। इसके लिए, इस कॉरियर सिस्टम के लिए मंगोल में जितने भी नोमाड्स थे, उन सभी को अपने कैटल्स का, अपने हर्ड का 1/10 पार्ट देना पड़ता था, और ये लोग उसे अपनी मर्जी से देते थे, और इसको कहा जाता था कुबकुर टैक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है कि कुबकुर टैक्स किसे कहा जाता था? मंगोल नोमाड्स अपनी मर्जी से जो अपनी हर्ड का 1/10 पार्ट राज्य को दे देते थे, उसे कुबकुर टैक्स कहा जाता था। अब देखो, मेनली हमने टैक्सेस में क्या देखा है कि टैक्सेस में पैसे दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर टैक्स के रूप में क्या दिया जाता था? हर्ड। और मेनली उनमें क्या होते थे? हॉर्सेस होते थे, घोड़े ही होते थे। चंगेज़ खान की डेथ के बाद ये जो सिस्टम था, कॉरियर सिस्टम था, जिसको याम कहा जाता था, इस कॉरियर सिस्टम को याम कहा जाता था, इसके डिसेंडेंट्स ने इसको और भी अच्छा बना दिया था। इसके अंदर और भी कई नई चीज़ें ऐड कर दी थी। जैसे इन्होंने जो दूरी होती थी घोड़ों को चेंज करने की, वो कम कर दी थी, जिसकी वजह से मैसेज और जल्दी जाने लग गया था, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को कॉन्कर्ड किया था, बहुत बड़े एरिया पर इन्होंने अपना रूल किया था। जिस एरिया को ये लोग कॉन्कर्ड करते थे, वहाँ के लोग इस अपने नए शासक को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने पुराने शासकों को ही पसंद करते थे, और ये जो नए शासक थे, ये उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। जो 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जितने भी युद्ध हुए थे, फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, जो 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जितने भी वॉर हुए, उन सब में उन्होंने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया था। बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, इन सब को भी उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया था, ओके। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उन्होंने बहुत सारे हज़ारों लोगों को यहाँ पर मार दिया था, और कितने सारे लोगों को यहाँ पर उन्होंने अपना स्लेव भी बना लिया था। इसके रियल काउंटिंग क्या थी कि कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को स्लेव बनाया, ये तो अभी तक नहीं पता चला है, बट ये पता है सोर्सेज से कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने मार दिया था और अपना स्लेव बना लिया था।
इन अभियानों के दौरान उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर किसी टाइप का कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो कैनाल्स थी, जो सेटल्ड एरिया थे, उनमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता था, जहाँ से वो लोग इरिगेशन सिस्टम उन लोगों का चलता था, जैसे कि कैनाल्स, जो कैनाल्स होती थी वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। उनकी मरम्मत करवाना, उनको रिप्लेस करवाना, उनकी मेंटेनेंस करवाना इस पीरियड में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे हिस्से, बहुत सारा एरिया ऐसा हो गया था जो कि फर्टाइल था, एग्रीकल्चर वहाँ पर की जा सकती थी, लेकिन नहीं की जा रही थी बिकॉज उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ओके, अब ये जो मिलिट्री कैंपेन थे, हालांकि इनके अंदर थोड़ा बहुत क्या आ गया था, वंस द डस्ट फ्रॉम द मिलिट्री कैंपेन हैड सेटल्ड, ये जो मिलिट्री कैंपेन हो रहे थे ये थोड़े बहुत सेटल्ड हो गए थे, और जब ये सेटल्ड हुए तो यूरोप और चाइना के जो रिश्ते थे वो आपस में सही हो गए थे। मंगोलों की रेख देख में जो सिल्क रूट था उस पर भी अब ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा होने लगा था। सिल्क रूट किसको कहा जाता था? सिल्क रूट चाइना और यूरोप के बीच का जो रूट है, जो रोड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम होता था, और आज भी उसको सिल्क रूट ही कहा जाता है। जो ट्रेडिंग रूट थे चाइना और यूरोप के बीच में, उन रूट्स को सिल्क रूट कहा जाता था। ठीक है, ओके। अब इस टाइम पर जब मिलिट्री कैंपेन उनके रुके तो सिल्क रूट पर जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा हो गया था और अब बहुत ज़्यादा फल फूल गया था। ओके, अब जो यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम होता था उसके लिए जो लोग आते थे, यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए जो यात्री आते थे, उन लोगों को अपने साथ पैसा और जेरेज रखना होता था। क्या? जिसको पर्शियन लैंग्वेज में पैसा कहा जाता है और जिसको मंगोल लैंग्वेज में जरेज कहा जाता है। ये पैसा और जरेज एक टाइप का टोकन होता था। इस टोकन को रखा जाता था, जिस ट्रेडिंग कंपनी के पास ये टोकन होता था वही इस सिल्क रूट से ट्रेडिंग कर सकती थी। अदरवाइज यहाँ से उनको ट्रेडिंग करने नहीं दिया जाता था अगर किसी के पास वो टोकन नहीं होता था। तो इसका मतलब ये होता था कि जो ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं ये पूरी तरह से सिक्योर है, इनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी मंगोलों के ऊपर होती थी। और इस सिक्योरिटी को रखने के लिए, इस सिक्योरिटी को देने के लिए उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था और उस टैक्स को कहा जाता था बाज टैक्स देना पड़ता था जो भी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग करने वाले लोगों को। 13th सेंचुरी में मंगोल साम्राज्य ने बहुत सारे जो विरोध थे वो कम होते चले गए थे। हालांकि 1230 तक जब मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश को जीता था, उस टाइम तक वो लोग क्या करते थे, जिस एरिया को जीतते थे उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। 1230 तक ये देखा गया है। लेकिन जब 1270 में उन्होंने उन एरियाज़ को, चाइना को जैसे कि कॉन्कर्ड किया, चाइना के एरिया है या चाहे कोई दूसरे भी एरिया हैं, उन्हें जब कॉन्कर्ड किया तो इस टाइम पर उनके जो बिहेवियर था उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई थी। जैसे 1270 तक आते आते जब शुंग वंश के पराजय के उपरांत जब साउथ चीन में, चाइना में मंगोल साम्राज्य को शामिल किया गया, उस टाइम पर जो चंगेज़ खान का ग्रैंडसन कुबलई था उसने किसानों की रक्षा की। वो किसानों का रक्षक बनकर सामने आया। द प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्स एंड द सिटीज़, उसने सिटीज़ और पीजेंट्स को प्रोटेक्ट किया। कुबलई जो है, कौन उसका सबसे पहला जो है प्रोटेक्टर ऑफ पीजेंट्स था, वो था कुबलई, चंगेज़ खान का वो ग्रैंडसन था। अब उसके बाद उसके जो छोटे बेटा तुलुई था, उसके परिवार वालों ने भी जब इन जगहों को लूटा तो उन्होंने भी क्या किया था, इन पीजेंट्स को प्रोटेक्ट ही किया था। ओके, इन्होंने भी पीजेंट्स को मारा नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा उन्हें, जो उनकी सेना में होते थे, बहुत सारे लोग उन्हें ऐसे कहने को बोलते थे कि किसानों को वो लूटें या उन्हें मार दें। लेकिन यहाँ पर जो गजन खान था, जो कि तुलुई का शासक, तुलुई वंश का उत्तराधिकारी था, उसने इन किसानों को लूटने से मना कर दिया था। गजन खान ने अपनी एक स्पीच में कहा था, जो स्पीच उसने 1295 से 1304 के बीच की स्पीच मानी गई है, उसने कहा था कि अगर तुम किसानों को लूटने की बात करते हो, हालांकि मैं जो पर्शियन जो पीजेंट हैं मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर
तुम उन्हें लूटने की बात करते हो, तो ऐसा मैं ही सबसे ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और यहाँ पर कोई नहीं है। चलो हम उन सबको मिलकर लूट लेते हैं। लेकिन लूटने के बाद क्या होगा? अगर आप किसानों को लूटोगे तो आपको फ्यूचर में अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना होगा, क्योंकि किसान ही वो लोग हैं जो आपके लिए भोजन पैदा करते हैं। अगर आपको खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो आपको किसानों को मारना नहीं है, उनका अपमान नहीं करना है, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर उन्हें हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, ये सभी मारे गए, तो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो गज़न खान ने कहा था, यानी कि 1270 के बाद जितने भी चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स हुए थे, उन सब ने अब लोगों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। डिस्ट्रक्शन वाली नीति को उन्होंने छोड़ दिया था। आज हम यहीं तक करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।